हेलो गाइस, वेलकम टू अनऑफिशियल फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स और रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का। राइट, तो आज हम चालू कर रहे हैं ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन आपने कहीं पहले सुना है? हाँ सुना है। जब हमने काइनेटिक्स पढ़ा था या हमने फोर्स पढ़ा था तो हमने क्वांटिटी पढ़ी थी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया था? तो हमने उस टाइम ये डिस्कस करा था कि ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया, क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें हम ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये वही टॉपिक है और वो पढ़ने का अब टाइम आ गया है कि भाई ग्रेविटेशन से जी की वैल्यू कैसे आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन इज़ रिलेटेड, ग्रेविटेशन हमारे आसपास की बॉडीज़ हम पे तो अप्लाई होता ही है, लेकिन स्पेस में जो बॉडीज़ हैं उन पे भी अप्लाई होता है। इसलिए ये फिगर आपको दिखा रहा है कि आपके दिमाग में आए कि सेलेस्टियल बॉडीज़ पे भी ये फोर्स एप्लीकेबल होता है। अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, कोई एस्ट्रॉयड है उसके और किसी दूसरे प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ पे ये फोर्स लगता है। इनिशियली ऐसा माना जाता था कि अर्थ जो है उसके अराउंड सब कुछ रोटेट होता है, सन भी अर्थ के अराउंड रोटेट होता है, बाकी प्लैनेट्स भी अर्थ के अराउंड रोटेट होते हैं। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट हुआ निकोलस कॉपरनिकस बोलता है कि नहीं नहीं, ये गलत है, अर्थ के अराउंड सब रोटेट नहीं होता है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट होता है, सन के अराउंड ही बाकी प्लैनेट भी रोटेट होते हैं। उस टाइम उसके भी उसको काफ़ी एंटी रिलीजियस माना गया। तो चर्च ने उसको उसको चर्च ने मतलब उसकी काफ़ी वो करी, क्या आप गलत बोल रहे हो, आप एंटी रिलीजियस हो, और उसके वर्क को दबाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन विद टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और ये प्रूफ्स आते गए कि सन ही सोलार सिस्टम का सेंटर है, सन के अराउंड ही प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। और ये मान लिया गया कि कॉपरनिकस ने सही बोला। कॉपरनिकस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, केपलर आया, न्यूटन आया, आइंस्टीन आए, जिन्होंने अलग अलग काम करा अपनी अपनी फील्ड में और इस कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप करते गए। तो केपलर ऐसा पहला साइंटिस्ट था, जॉनास केपलर ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने ये सेलेस्टियल बॉडी के मोशन, ये सेलेस्टियल बॉडी के से रिलेटेड जो फोर्स है, मोशन है, इसको लेकर कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ्स दिए, कुछ कॉन्क्रीट लॉज दिए, कॉन्क्रीट थ्योरम्स दिए। और इसी के थ्योरम्स की मदद लेते हुए, इसी के वर्क का फाउंडेशन बनाते हुए न्यूटन ने अपनी स्टडी करी और आगे ग्रेविटेशन का लॉ दिया। तो पहले देखते हैं कि भाई केपलर ने ऐसा क्या बोला कि जिस पे न्यूटन ने अपना लॉ बेस करा। केपलर बोलता है कि भाई जो सैटेलाइट्स का मोशन होता है, चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हों चाहे नेचुरल सैटेलाइट्स हों, मैं 3 लॉ दे रहा हूँ, उन 3 लॉ पे ही गवर्न रहता है। भाई यही 3 लॉ उनके मोशन को डिफाइन करते हैं। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, आप रोज़ देखते हो, स्पेस शटल से छोड़ा इसरो ने, नासा ने सैटेलाइट छोड़ी। तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व होती हैं। ठीक है, जो बॉडी किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो वो उस प्लैनेट की सैटेलाइट हो गई। जैसे अर्थ की सैटेलाइट्स हैं जो हम छोड़ते हैं, ये हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैन बनाता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। जुपिटर है, जुपिटर के पास बहुत सारे मून है, एक से ज़्यादा मून है, 13 मून से जुपिटर की 13 नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई। तो आपको सैटेलाइट समझ में आ रहा है क्या होता है? मतलब कोई बॉडी जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व हो रहा है तो मून अर्थ की सैटेलाइट हो गई। तो उसने 3 लॉज दिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ बोलता है कि सारे प्लैनेट हैं वो इलेप्टिकल पाथ में पहले बात तो मूव होते हैं सन के अराउंड, और सन फोकस पे रहता है। ठीक है, एलिप्स की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये एलिप्स है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है, और ये 2 पॉइंट्स यहाँ ऐसे होते हैं, इनको फोकस बोला जाता है। ठीक है, फोकस ऑफ एलिप्स बोला जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़ोगे। तो वो बोलता है कि भाई सन फोकस पे रहता है और सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये फोकस है, ये सन है, ये आपकी अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है। तो ये उसका पहला लॉ हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसने प्लैनेट्स की ऑर्बिट को डिफाइन करा। दूसरा लॉ बोलता है लॉ ऑफ एरिया। ये हम ड्रॉ करके देखते जाते हैं। ठीक है, वो बोलता है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू सन। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर एक प्लैनेट यहाँ पर है तो वो मूव कर रहा है, वो मूव करके यहाँ से यहाँ पर आया है, राइट, यहाँ से यहाँ ऐसा रोटेशन हो रहा है। तो वो प्लैनेट यहाँ था पहले, फिर यहाँ पर आया। तो बोलता है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट एंड सन, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है, एनी प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर दूर है, ये डेल्टा थीटा कवर करेगा, और उसी टाइम में अब यहाँ पर पास है तो थोड़ा ज़्यादा एंगल कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये कवर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन है जो प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करती है, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में बनाऊँ तो पहला ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा और सेकेंड ट्राइंगल
कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये जो एरिया है, मान लीजिए 10 दिन में उसने यहाँ पर ये वाला इतना ट्रैवल करा, और जब इस पोजीशन पे था 10 दिन में उसने ये ट्रैवल करा, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, राइट। ये दोनों एरिया बराबर होंगे। dA/dt इज कांस्टेंट, एरिया स्वेप्ट इन सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अर्थ उस टाइम कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट है प्लैनेट, या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है अपनी ऑर्बिट पे, वो एरिया उस टाइम इंटरवल में सेम ही कवर करेगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी शो करता है। कैसे शो करता है देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन आराम से आ सकता है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे शो करता है, राइट। मान लीजिए आपका प्लैनेट यहाँ पर था, जैसा कि इसमें शोन है, उसने कुछ टाइम इंटरवल, छोटे से टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम, dt में डेल्टा थीटा एंगल कवर करा, ठीक है, डेल थीटा एंगल कवर करा। अब इसका मैं थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू बना देता हूँ, आपको ये तो समझ में आ ही गया है। उसने उसने इस छोटे से टाइम इंटरवल में डेल्टा थीटा एंगल कवर करा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, आप ये बताओ मेरे को। भाई एरिया स्वेप्ट निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ये जो मैंने शेड करा है, शेडेड एरिया कितना होगा, ये कितना होगा, डेल्टा थीटा इंटू आर, डेल थीटा इंटू आर, राइट। ये वाली लेंथ हो जाएगी डेल्टा थीटा इंटू आर, और ये तो आर है ही। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ आर इंटू डेल्टा थीटा, यही हो गया, हाफ आर इंटू आर डेल्टा थीटा, मतलब हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा। अब इसको dt से डिवाइड कर दो, dA/dt कितना हो गया, dA/dt, d θ/dt कितना हो गया, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, d θ/dt ओमेगा होता है 0.5 आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। dA/dt हो गया 0.5 आर स्क्वायर ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंट से रिलेट करना है, तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r इंटू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी, राइट, और v कितना है, ओमेगा r, ठीक है। तो m ओमेगा आर स्क्वायर, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, m ओमेगा आर स्क्वायर। आप देखो dA/dt क्या होता है, 0.5 आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर ओमेगा है, तो m को यहाँ ले जाऊँ तो आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी L/m, ठीक है। तो इसकी जगह रख दो आप L/m, 0.5 तो है ही, तो dA/dt कितना हो गया, L/2m। मास तो कांस्टेंट है ही, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये बोल रहा है कि dA/dt इज़ कांस्टेंट, मतलब dA/dt कांस्टेंट है, तो इसका मतलब L/2m भी कांस्टेंट है। सही बात है, बिकॉज dA/dt इज इक्वल टू L/2m। अब L/2m कांस्टेंट है, तो मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो मतलब L भी कांस्टेंट है। तो L कांस्टेंट है तो क्या हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज हाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सेकेंड लॉ रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ एरियाज। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि केपलर ने ये बात न्यूटन के पहले बोल दी थी, मतलब उसने लॉ ऑफ एरिया न्यूटन के पहले दे दिया था। और भाई फोर्स और ये सब पे काम तो न्यूटन ने करा, मोमेंटम फोर्स इन सारी चीज़ों पे, मतलब पहले ही फिजिक्स में ये इस्टेब्लिश हो गया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इस केस में, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है इन पे। जो भी फोर्स लग रहा है, आप देखो सन अर्थ पे फोर्स लगा रही है, अर्थ सन पे फोर्स लगा रहा है, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए एंगुलर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, राइट, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क के केस में कंजर्व होता है। तो उसने पहले ही बता दिया था ये, ऑल्दो इस फॉर्म में नहीं बताया था, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई थी उस टाइम। फिर बाद में जब हमने ये सब डिस्कवर करा तो देखा कि अरे इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये हो गया सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। अब थर्ड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड। कुछ नहीं है, लॉ ऑफ पीरियड में वो बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। क्या होती है सेमी मेजर एक्सेस, ये होती है सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है, ये डिस्टेंस r होता है सेमी मेजर एक्सेस। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये हो गया आपका लॉ ऑफ पीरियड। तो इस तरह केपलर ने 3 लॉज दिए, केपलर ने 3 लॉज दिए। उसके बाद आपने वो न्यूटन की कहानी पढ़ी होगी, एक दिन वो पेड़ के नीचे सो रहा था और उसके सर पे एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि अरे एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये सब तो आप सबको ही मालूम रहता है, ठीक है। तो फिर उसके दिमाग में आया, मतलब एप्पल पे कुछ फोर्स लग रहा है, कोई तो उसको खींच रहा है, तो वो फोर्स होता है ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये बोलता है कि भाई न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ बोलता है एनी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर पार्टिकल, मतलब यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो
वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ प्रपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी वन, इज़ प्रपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी टू, और इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ग्रेविटेशनल का लॉ है। तो फाइनली जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो आपका आता है F=G m1m2/r²। ये m1 m2 ये पावर नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए था, G m1m2/r², जहाँ पर m1 है मास ऑफ बॉडी 1, m2 है मास ऑफ बॉडी 2, और r है डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, या सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया। इसमें जब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है G, कैपिटल G, इसको स्मॉल जी से आप कंफ्यूज मत हो, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर होगा और ये kg स्क्वायर होगा, सुपर स्क्रिप्ट में है, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। नाउ मूविंग ऑन भाई, अब बात करते हैं हम स्मॉल जी की। किसी भी बॉडी पर ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना लगता है, हमने देखा है m×g, यहाँ पर m होता है मास ऑफ दिस बॉडी। ये फोर्स कौन लगाता है, ये फोर्स लगाता है अर्थ, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, राइट। तो ये फोर्स लगाता है अर्थ, जिसके कारण ये बॉडी मूव होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मतलब ये भी अर्थ पे फोर्स लगाता होगा, सही बात है, ये भी अर्थ पे फोर्स लगाता है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इस फोर्स की वैल्यू भी mg के बराबर ही होती है, ठीक है। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बोलते हो अर्थ क्यों नहीं मूव होती, अर्थ इसलिए मूव नहीं होती क्योंकि अर्थ बहुत हैवी है, राइट। तो अर्थ को मूव करने के लिए इतना छोटा सा फोर्स किसी काम का नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल बहुत हल्का है तो ये फोर्स उस पार्टिकल को आराम से मूव कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हमने अभी तक देखा है, वो उसका वेट होता है mg। अब उसको राइट, इस पे mg नीचे लगता है। अब इसको अगर मैं ग्रेविटेशनल लॉ से लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखूँगा मैं, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास अपॉन r²। यहाँ पर r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई ये तो बहुत छोटे से उस पर कर रहा हो, ये अर्थ की रेडियस तो बहुत बड़ी है, तो अर्थ की रेडियस से इसके बीच का डिस्टेंस मैं रेडियस ऑफ अर्थ ही ले सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो r हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ। तो G_me/r² को जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर g की वैल्यू आप ये रखोगे, मास ऑफ अर्थ रखोगे और रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, आप शायद 6400 किलोमीटर होती है, ऐसा कुछ होती है। रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे आप 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.81 मीटर/सेकंड², ठीक है। दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी G_me/re² विल कम आउट टू बी 9.81 मीटर/सेकंड², और यहाँ से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, राइट। तो मूविंग ऑन नाउ टू नेक्स्ट टॉपिक। भाई ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो सुपरपोजिशन फॉलो करता है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रीन बॉडी है, इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एक्ट कर रहा है वायलेट पर्पल बॉडी के कारण, एक फोर्स एक्ट कर रहा है ट्राइंगल के कारण, ठीक है। रेक्टेंगल पे ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रेविटेशन फोर्स इसके कारण, एक ग्रेविटेशन का अट्रैक्टिव फोर्स इसके कारण। तो बोलता है कि ये इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। इट विल बी सम ऑफ दिस टू। और सम कैसे लोगे, वेक्टर समेशन लोगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इफ मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कैन बी टेकन एज नेट फोर्स ऑन बॉडी। इन सब का सम ले लो और उसको आप नेट फोर्स बोल दो, राइट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, अब रेक्टेंगल पे इसके कारण एक फोर्स आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, इसी तरह ट्राइंगल पे भी दो फोर्स आ रहे हैं, एक आपके रेक्टेंगल के कारण, एक आपके सर्कल के कारण, ठीक है। इस तरह आप फोर्सेस बना लीजिए और उनको उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के आप नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी बात हम कर ही चुके हैं कैसे आता है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज देखा ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन। भाई ग्रेविटेशन सेलेस्टियल बॉडीज़ पे लगता है। हमने देखा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, उसके पहले हमने केपलर के लॉ देखे। केपलर्स के लॉ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। हमने देखा कि स्मॉल जी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, कि भाई स्मॉल जी हम बोल देते हैं 9.81 मीटर/सेकंड² होती है, वो कहाँ से आती है हमने वो भी देखा, राइट।
तो दिस वॉज इट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। अगले लेक्चर में हम ग्रेविटेशन को थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि भाई और भी इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए आगे चल के, राइट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।